नमस्ते। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूरल इंक्यूबेशन सेंटर। आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में रूरल इंक्यूबेशन सेंटर की महत्ता, उसकी ज़रूरत को डिस्कस किया था और आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ हैं मेरी कलीग दीपिका और ओवर टू हर। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारे लास्ट एपिसोड में डॉक्टर साहब ने जो भी हमें समझाया बताया वो काफ़ी सराहा गया। हमारे ग्राम प्रधान के बहुत सारे प्रश्न इस पर आए, वो इसके बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं। उन्हीं के क्वेश्चंस के मुताबिक मैंने डॉक्टर साहब से क्वेश्चंस अब मैं प्रश्नों के उत्तर जानना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, भारत में आप इनक्यूबेटर सिस्टम को किस तरीके से विकसित होते हुए देखते हैं? देखिए, पंचायत लेवल का जो हम बात कर रहे हैं वो डेवलपमेंट राज्य सरकारें करती हैं। तो जाहिर है कि जितना भी पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क इसके लिए जरूरी होगा वो राज्य स्तर पर किया जाएगा और राज्य सरकारें ही इसमें पहल करेंगी। पहले तो उन्हें इसकी ज़रूरत को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हाँ, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि मेरी समझ से ये एक ऐसा रास्ता है जो ना केवल बिजनेसमैन पैदा करेगा बल्कि लाखों लाख स्टार्टअप्स हमारे देश में शुरू हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका कहना सही है कि हमारे इसमें कोई स्टार्टअप हमारा हेल्प करेगा। हमारे सरकारी डेवलपमेंट भी बहुत सारे हैं इस दिशा में। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सा मॉडल हमारे को इसमें उन्नति प्रदान करेगा? आपने ठीक कहा कि भाई आप हमारे पास सरकार का डेवलपमेंट संस्थान या जो उनकी विभाग तो हैं ही, तो फिर आप नया क्या कह रहे हैं। तो भाई मैं ये बताऊं आपको कि मेरी जानकारी में राज्य में जो जिला स्तर पे एक चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, उनके नीचे एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं और वो कुल मिला के ये सारी टीम्स जो होती हैं वो जिले के डेवलपमेंट को देखते हैं। अब हमारे सबके एक्सपीरियंस हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से इन लोगों को जो इनकी क्षमता है ऑलरेडी ये उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो कैपेसिटी, जो इनके पास क्षमता अवेलेबल है वो नगण्य है। तो हमें या तो एडिशनल कोई डिपार्टमेंट बनाने होंगे या जो हमारे देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी जो भागीदारी है, उसके बेसिस पे अगर हम काम करें तो मेरी समझ से वो बहुत ही उपयुक्त रास्ता होगा। डॉक्टर पांडा, कोई हमारे इस पीपीपी मॉडल पे निवेश क्यों करेगा? और इसके द्वारा आप ऐसे कौन-कौन से पहलू कवर करेंगे जो आपको ये लगता है कि हमारी सरकार के द्वारा नहीं की जा पा रही हैं, जो भी उसका कारण हो? देखिए, मैं आपके इस सवाल का जवाब दो हिस्सों में दूंगा। पहली जी, बात तो आपने पूछा कि कोई इसमें निवेश क्यों करेगा। जी, देखिए, आपकी बात सही है कि सामने देखने से ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई बिजनेस करने का आकर्षण है रूरल इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप करने के लिए। तो मैं आपको ये बताऊं कि जो मेरी स्टडी है उसके हिसाब से इसमें एक्चुअली अगर सरकार की सहायता हो तो एक बिजनेसमैन ना केवल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसे को लाभ कमा सकता है बल्कि सामाजिक लाभ भी कमा सकता है और ये सब करने के लिए पीपीपी मॉडल बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि पीपीपी मॉडल में जो निजी पार्टी होती है यानी कि प्राइवेट पार्टी है वो अपनी काबिलियत, जो बिजनेस करने की काबिलियत है, जो रिस्क लेने की उनकी क्षमता है, जो
उनकी प्रबंधन की क्षमता है, वो सब लेके आते हैं और यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में वो अपनी सामाजिक स्टैंडिंग भी साथ में लेके आएंगे। और ये सब जब सरकार के सहारा देने यानी सपोर्टिंग मैकेनिज्म के साथ जुड़ जाएगा, उनकी वायबिलिटी गैप फंडिंग के साथ मिल जाएगा, तो एक बहुत ही उपयुक्त बिजनेस मॉडल, बैंकेबल बिजनेस मॉडल बनेगा। जैसे मैं आपको अगर उदाहरण दूं कि आज यदि कोई युवा कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके पास धन की कमी होती है, और उस धन की कमी को या तो वो किसी से उधार लेकर पूरा करे जिसके ब्याज बहुत ज्यादा होते हैं और मिलता भी नहीं है, या फिर जितना धन है उतने में कार्रवाई करें। फर्ज कीजिए किसी के पास अगर 10 लाख रुपए हैं और उसने उतने का बिजनेस शुरू किया, तो उस पे 10 लाख रुपए की जो उसने पूंजी लगाई है उस पे 10, 20, 30% उनको मुनाफा होगा। लेकिन अगर इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू उनको गाइडेंस मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए और वो बैंकों से सरकारी सुविधाओं का लाभ लेते हुए 10 की जगह 50 लाख का बिजनेस शुरू कर पाएं, जिसमें 40 लाख करीब बैंक से आ जाएं या किसी और तरीके से आ जाएं, और उसमें सरकारी छूटों का भी फायदा उठाया जाए, तो उसको 50 लाख पे जो लाभांश मिलना चाहिए, जो मुनाफा होना चाहिए, वो होगा। और उस मुनाफे का एक हिस्सा जो ये पीपीपी चलाने वाली कंपनी है, पीपीपी इंक्यूबेशन सेंटर चलाने वाली कंपनी है, उसको जाए, तो उसको अभी बिजनेस बढ़ेगा, इसको भी बड़ा रास्ता मिलेगा, और कुल मिला के देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। मेरे ख्याल से दर्शकों का ये क्वेश्चन बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि ये कैसे होगा। लेकिन इसके बाद मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके डिलीवरी तंत्र क्या होंगे? क्या मैकेनिज्म होंगे आपके पीपीपी मॉडल द्वारा? देखिए, किसी भी इस तरह के ग्रामीण इंक्यूबेशन सेंटर में सबसे महत्वपूर्ण जो उसका कंपोनेंट होगा वो होगा मेंटर, जो उपयुक्त युवाओं को या जो उद्यमी हैं उनको पहचान कर उनको इंक्यूबेशन सेंटर से जोड़ेंगे, और उसके बाद उनको बिजनेस प्लान लिखवाने से लगा के उनको बैंक या सरकारी विभागों से जो उनको सुविधाएं मिलनी है, हेल्प मिलनी है, वहाँ सपोर्ट करके उनका मार्केटिंग करा के उनकी जो रॉ मटेरियल है उसको सोर्स करने का तरीका है वो समझा के, उनकी जो फाइलिंग है, चाहे वो जीएसटी की है, चाहे वो एनुअल फाइलिंग है, चाहे वो इनकम टैक्स की फाइलिंग है, वो सपोर्ट करके उसके बिजनेस को एक तरह से सहारा देते हुए आगे चलाएंगे, क्योंकि ये चीजें उसको पता नहीं होती है। और इनको करने के लिए उसी इंक्यूबेशन सेंटर में सेक्रेटेरियल सपोर्ट होगी, यानी कि सीए होगा, कंपनी सेक्रेटरी होगा, और कानूनी हेल्प की भी व्यवस्था होगी, और भी कोई अगर ऐसी टेक्निकल या और किसी चीज की जरूरत है वो भी वहां पे प्रोवाइड होगी, जिससे कि कम से कम 3, 4, 5, 7, 10 साल तक, जब तक उस पर्टिकुलर व्यवसायी को इंक्यूबेशन सेंटर की जरूरत है तब तक वो उस इंक्यूबेशन सेंटर की मदद लेता रहे और अपने बिजनेस को खुद भी तरक्की करे और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर वाले को भी फायदा हो, और सरकार को तो फायदा होगा क्योंकि उनका डेवलपमेंट हो रहा है समाज का। डॉक्टर साहब, जहाँ फायदे की बात आती है वहाँ ये भी बात आती है कॉन्फ्लिक्ट्स। डेफिनेटली स्टेक होल्डर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, मेंटर्स हैं, सारे लोगों को एक ही लेवल पे लाना और उनके साथ उस सिस्टम को फॉर्म करके उस पे काम करना, जाहिर सी बात है कि इनके बीच में विवादों का भी प्रबंधन होगा। तो हम उसको कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, कहीं भी डिस्प्यूट होना या विवाद होना उनका एक अच्छा लक्षण होता है, क्योंकि इसका मतलब है कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, और लोग पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज गुड ऐसा कहते हैं। तो उसके लिए जिला स्तर पे एक मैकेनिज्म स्थापित किया जा सकता है, एक स्टैंडिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड बनाया जा सकता है, जहाँ पे जो भी इस तरह के डिस्प्यूट्स हैं हर एक इंक्यूबेशन सेंटर में या इंक्यूबेशन सेंटर के सरकार के साथ, उनको सबको एमिकेबली रिजॉल्व किया जा सकता है।
और बाकी तो देश के कानून हैं ही, अगर कोई यदि ज़्यादा बड़ी घटना होती है तो उसको उसके हिसाब से हैंडल किया जाएगा। ये ज़ाहिर-सी बात है और इसी सिस्टम पे चलते हुए हम अब आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि ये सपोर्ट सिस्टम आपका कब तक कायम रहेगा? देखिए, मैंने कहा कि ये टोटली डिपेंड करेगा कि कौन-सा बिज़नेस मॉडल है। यानी कि अगर कोई लो टेक्नोलॉजी का साधारण सा व्यवसाय कर रहे हैं, तो हो सकता है वो 3-4 साल में अपने पैरों पे खड़े हो जाएँ और वो कहें कि जी हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हो सकता है 10 साल तक ज़रूरत हो। तो हम इसको केस टू केस बेसिस पे, जी। लेकिन ये पहले एग्रीमेंट, जैसे ही व्यवसायी के साथ पहला एग्रीमेंट मेंटोर का होता है या इंक्यूबेशन सेंटर का पहला एग्रीमेंट होता है, उस टाइम ये डिसाइड होना चाहिए और उसी के हिसाब से समय के अनुसार वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर बाना। इसी के साथ हम इस एपिसोड का समापन करते हैं। आशा है कि आपके जितने भी प्रश्नों के उत्तर आपने जानने चाहे थे, वो डॉक्टर साहब ने आपको भली-भांति समझा दिया है। हम इसी पीपीपी मॉडल के आधार पर और भी आपके क्वेश्चंस के उत्तर आप तक आपको पहुँचाएँगे। इसी के साथ हम इस एपिसोड का समापन करते हैं। नमस्कार। नमस्ते।